तो नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक ऐसी शख्सियत की जो पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक औपचारिकताएं बनती हैं कि हमारे भैया आए हैं हमारे पास तो हम उनके विषय पे बात करें, उन पर बात करें। और चूँकि हम ऐसी धरती पर बैठे हैं कि जहाँ कबीर, तुलसी जैसे लोग, बड़े मूर्धन्य लोग आए, हम जैसे लोग तो कुछ नहीं हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, अपने आप को तुच्छ मानता हूँ भैया। और जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही बात हो रही थी, एक बहुत अच्छी किताब है विश्वनाथ मुखर्जी की, बना रहे बनारस। तो उसी कड़ी में ये जो किताब है आग और पानी, तो कहीं ना कहीं उस किताब से और इस किताब का मैं मेल जोल देखता। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करेंगे। और क्योंकि ये शहर कहा जाता है, केदारनाथ सिंह ने लिखा, ये आधा मंत्र में है, आधा युद्ध में है, आधा सोया है, आधा जागा है। तो ये आधा है जो वही पूरा है। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है, तो हम बीच की कड़ी को ये जो भूमिका बनाते हैं, ये भूमिका ना बनाते हुए हम सीधे भैया से मिलते हैं। भैया बहुत स्वागत है, आप आए हमारे पास और हमें अपना समय दिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो भैया ये मैं चाहता हूँ आप इस पे प्रकाश डालें कि ये जो बुक का टाइटल है आग और पानी, ये दो असमंजस शब्द हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते। तो ये जो टाइटल आया, ये जो शीर्षक आया, उन्वान, ये कहाँ से आया? तो शुक्रिया ऋषभ। जो नहीं हो सकता वही बनारस में होता है। असंभवता की अगर कोई जगह हो, नामुमकिनियत का अगर कोई अखाड़ा हो, तो मैं कहूँगा कि वो बनारस है। क्या बात। जैसे कविता लिखने वाला सूंघनी बेचे, ये बनारस है। सूंघनी साहू जयशंकर प्रसाद। जी। करघे पर ताना बाना खटखटाने वाला कबीर हो, ये है बनारस। तो दो परस्पर विरुद्ध चीज़ें जब बिल्कुल करीब आ जाएं, बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोस में, बल्कि एक ही माँ के गर्भ में आ जाएं, जी। तो बनारस कुछ कुछ चरितार्थ होता है। ये बनारस की पहचान के दो अमिट बिंब हैं। एक तो गंगा जी हमारी, जी। उनका जल, जिसे किताब के उन्वान में पानी कहा गया है, और दूसरा मृत्यु की जो इमेजरी है, जो महाश्मशान पर चिता की आग के तौर पर चरितार्थ होती है, आग। तो जीवन का मेटाफर पानी है और मृत्यु का मेटाफर आग है। और बनारस तो ऐसी जगह है जहाँ पर आप जीवन और मृत्यु को भी एक दूसरे से अलग करके छान के नहीं देख सकते। छानना गुनाह है। क्या? बनारस में छन्नी नहीं है। अच्छा। जो चीज़ है वो अपने आप ही में इतनी प्योर, परिपक्व, परिष्कृत है कि आप छान के अलग क्या निकालेंगे। क्या बात। तो जैसे कि आपने बोला अलग नहीं किया जा सकता, तो सही बात है। ये जो दो चीज़ हैं, आग और पानी, जैसे भैया ने बताया, एक तरफ चिता है, दूसरी तरफ गंगा जी हैं। तो इन्हें अगर गंगा जी को अलग कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता बनारस के पास कुछ रहेगा। आप ऐसा किताब में भी लिखते हैं। तो एक मेरा और प्रश्न ये हो जाता है कि ये जो बुक पे इमेज बनी है, ये कहाँ से आई? आज के दौर में लोग जो कि बेस्ट सेलर की दौड़ है, जो उसमें लोग चमक धमक जैसी किताबों को मतलब बुक कवर करते हैं। आप ब्लैक एंड वाइट और इस तरीके का चित्र कैसे आया? ये है कि थोड़ा इसके बारे में बताएं। इसके वो चित्र जाहिर है बनारस इलस्ट्रेटेड इन ए सीरीज ऑफ ड्राइंग शीर्षक जो किताब है जेम्स प्रिंसेप की, उसी किताब में प्रकाशित है। पंचगंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर से लिया गया चित्र है जी। अगर आप देखें ध्यान से तो ये एक दरवाज़ा है जी, और दरवाजे में से गंगा जी भी दिखाई दे रही हैं, तट पर बंधी हुई नावें भी दिखाई दे रही हैं, और उस पार का घाट बनारस वाले बहुत प्यार से जिसे बहरी अलंग कहते हैं, बहरी अलंग भी दिखाई दे रहा है।
यानी भीतर और बाहर दोनों, यानी शरीर और आत्मा दोनों। इस चित्र को बहुत रूपकात्मक ढंग से भी पढ़ा जा सकता है, शरीर और आत्मा के सहसंबंध की तरह। मैंने इतनी बुद्धि नहीं लगाई थी, मुझे अच्छा लगता है बस। मुझे इस चित्र से और प्रिंसेप की उस सीरीज़ के तमाम सारे चित्रों से बहुत प्रेम है। तो प्यार की कोई वजह नहीं होती। क्या बात है। प्रिंसेप का एक छोटा सा परिचय इसी किताब में दिया हुआ है जी। पढ़ने वाले पढ़ के पहचानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग गूगल करेंगे ये इंटरव्यू देखने के बाद। प्रिंसेप ने ये जो चित्र जिस शैली में बना है जी, इसे मिनट ड्राइंग कहते हैं। और मिनट ड्राइंग की बारीकियों में प्रिंसेप ने अपनी आंखें गंवा दी। ओके। वो बनारस टकसाल के इंचार्ज थे। क्या बात है। बनारस की पहली जिस जातीय जनगणना की बात इन दिनों, कास्ट सेंसस की बात हो रही है जी हिंदुस्तान की राजनीति में, जी। बनारस की पहली मुकम्मल जाति परक जनगणना प्रिंसेप ने कराई थी। और किस व्यवसाय में कितने लोग लगे हुए हैं, कितने एक तल्ले के मकान हैं बनारस में, कितने 2 तल्ले के, ये सारा डाटा उन्होंने, आप समझिए कि 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में प्रकाशित किया था, आज से तकरीबन 200 बरस पहले। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है प्रिंसेप की विद्या के क्षेत्र में, स्थापत्य की दुनिया में, और बनारस के नागरिक जीवन में इतना बड़ा हस्तक्षेप है उनका कि प्रिंसेप को प्रणति है। और अपने काम पर अगर अपने पूर्वज की मुहर लगी हो तो वही वैलिडेट हो जाता है। क्या बात। जैसे ये बहुत बड़ी बात भैया ने कह दी कि हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी वहीं का नाव। ये जो पुरानी कहावतें हैं, ये पूरी बात इसी पर निर्भर है कि जो ये काम कर गए, ये थाती जो मिली पूर्वजों से, इसको थाती शब्द ही कहना मुनासिब होगा मेरे हिसाब। मैं एक बात और जोड़ दूं, बनारस का जो शाही नाला है, अच्छा, बनारस का जो पहला और अब तक सबसे विश्वसनीय सीवेज सिस्टम है, वो जेम्स प्रिंसेप का बनाया हुआ है। वो जो अभी तक उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। दरअसल यहाँ से बात एक दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी, और मुड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बनारस की गलियों की तरह। जी। बनारस में, बनारस जैसी पुरानी रिहाइश में, मतलब जो ओल्डेस्ट लिविंग सिटी का खिताब है बनारस के पास, वो इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि कम से कम 3000 साल का तो ज्ञात इतिहास है जहाँ तक हमारी नज़र जाती है। बिल्कुल। इसके और पीछे अगर आप जाना चाहें तो जो एक्सकेवेशंस हुए हैं राजघाट पर, जी, उनका शोध का जो बही खाता है वो 3 खंडों में BHO ने प्रकाशित किया है। राजघाट पे बिल्कुल गंगा जी के किनारे, जहाँ आजकल नमो घाट है, वहाँ पे लाल खां का रोज़ा है। तो लाल खां के रोज़े पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 60 और 70 के दशक में मशहूर पुरातत्वविद प्रोफेसर A.K. नारायण की देखरेख में बड़ी खुदाई करवाई थी। तो उसके जो नतीजे निकले वो बताते हैं कि राजा दिवोदास के समय तक बनारस का इतिहास जाता है, यानी तकरीबन 10,000 साल पहले तक वो पहुंच जा सकता है। बहुत सारा कुछ अनुमानों की परिधि में है, उसके ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। एक बात तो सबके मन में क्लियर है कि तीर्थ जो हैं, जल के बिना तीर्थ नहीं बनते। वह हरिद्वार हो, महाकाल हो, ओंकारेश्वर हो, काशी विश्वनाथ हो, जितने भी जब तक तीर्थ है ही इसलिए कि वहाँ पानी है। पानी से ही सभ्यता। हाँ, कबीर को कोट करते हैं लोहिया जी कि माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्त होए बैठी ज्यों तीर्थ में पानी। माया इतनी ठगिनी है कि पंडा के यहाँ मूर्त है, केशव के यहाँ कमला है, शिव के यहाँ भवानी है, और तीर्थ में पानी है। तो तीर्थ को के जो नियामक तत्व हैं उसमें से पानी है, और पानी अशुद्ध है। तो पानी की अशुद्धि का दारोमदार जो है, तीर्थ का नियमन करने वाली जो धर्म सत्ता है उसके नियामकों का है। तो वो तो कायदे से बटा नहीं हमारे यहाँ जिम्मेदारियाँ, कोई जिसको जो काम मिल गया वो वही करने लगा।
अब जो है अवजल जो है शहरों का, बड़े शहरों का अवजल सीधे नदियों में जाता है, जैसे बनारस का अवजल नदियों में जाता है। इसका विकल्प क्या होता है कि हम नदियों के प्रदूषण की योजनाएं बनाते हैं, वो सफल होती हैं, असफल होती हैं, नई सरकार आती है उनको ड्रॉप करती है, फिर नई योजना बनाती है, फिर वही होता है। पूरा शहर खोद दिया जाता है सीवेज की ढाल सही करने के लिए, सीवेज का वेक्टर सही करने के लिए, और नतीजा अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि हम जो हैं नदियों पर निर्भर होना छोड़ नहीं पाते। बिल्कुल। आदरणीय वीरभद्र जी ने भी इसके सिलसिले से गंगा सफाई योजना के तहत बहुत से काम वीरभद्र मिश्र जी जिनका बहुत बड़ा योगदान है गंगा सफाई पर। हाँ, गंगा सफाई। वही वीरभद्र जी जो संकट मोचन के हमारे महंत रह चुके हैं, संकट मोचन मंदिर के महंत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, टाइम मैगजीन द्वारा वन ऑफ द 7 हीरोज ऑफ द प्लेनेट के खिताब से विभूषित। बिल्कुल। और अब एक उनका परिचय और है। अच्छा। प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र के पिताजी जी, संकट मोचन मंदिर के वर्तमान महंत, IIT BHU के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर, और बनारस के अद्वितीय नागरिक प्रोफेसर VN मिश्रा के पिताजी प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र। तो वीरभद्र जी ने एक तो दो दिशाओं में काम किया नदियों के प्रदूषण को लेके। पहली तो थी कि अवजल को साफ किया जाए और तब गंगा जी में छोड़ा जाए, लेकिन बाद के दिनों में वो भी इस धारणा पर आ गए कि साफ करके भी क्यों छोड़ा जाए, आप मिलाना ही क्यों गंगा में। हाँ, बिल्कुल। आप एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जिसके किनारे से कोई नदी नहीं बहती, मसलन बेंगलोर, तो वहाँ का अवजल कहाँ जाता है, वहाँ का मलमूत्र कहाँ जाता है, वहीं बनारस का भी ले जाइए। तो चूंकि सरकारें इस पे, अगर हम लोग भी, सब कुछ सरकारों पर नहीं सौंपा जा सकता। हाँ। हम लोग भी अवेयर होना पड़ेगा, जनता को भी ये अवेयर होना पड़ेगा, आखिर इसका विकल्प क्या है। पानी ही है, पानी जल ही तो जीवन है। अगर पानी नहीं संरक्षण करेंगे तो आने वाले दिनों में हम जो पानी की किल्लत और शहर और देश झेल रहे हैं, वो उसमें हमारा देश, हमारा, ये बार बार कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा जी। और हिंदी के मशहूर कवि रघुवीर सहाय कह गए हैं जी कि जैसे बानी वैसे ही पानी। मतलब पानी पर जो है नागरिकता का बड़ा बुनियादी, बड़ा मूलभूत अधिकार है। कहीं भारत के आदमी को भारत की सरकार से ये न कहना पड़ जाए हमें नौकरी दो की तरह हमें पानी दो, वो दिन दूर नहीं है। तो दोस्तों, इस पे वाकई सोचने का विषय है कि पानी हम लोग के लिए जीवन है, और सरकार से भी गुजारिश है और हमें भी अवेयर होना है कि पानी के लिए कोई और विकल्प ढूंढें। जो इस शहर में गंदगी, मलमूत्र जो जा रहे हैं सीधे गंगा जी में, तो वो गंगा जी से मोड़कर कहीं और ले जाया जाए। ये है बहुत रेडिकल काम। हाँ। मुझे पता है कि जब पूरे शहर का लाखों करोड़ रुपए का सीवेज सिस्टम जो है, जिसकी पूरी ढाल गंगा जी की तरफ है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ है, उसमें से जो अवजल जो है परिष्कृत होकर के गंगा जी में जाता है, इसको मोड़ के कहीं और ले जाना एक बहुत बड़े सेटअप की, लगभग असंभव की कल्पना करना है, जिस असंभवता की बात हम लोगों ने किताब के शीर्षक के बहाने से बिल्कुल शुरू में की थी। और मैं आपको बता दूं, अगर ये काम असंभव है तो बनारस इसको जरूर करके दिखा सकता है। क्या बात। बनारस में असंभव को चैलेंज करने का मादा है। अगर ये बहुत कठिन होगा, आसान काम होगा तो बनारस नहीं करने वाला है। बहुत कठिन होगा तो बनारस के लोग जागेंगे। बिल्कुल। और जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन नवजागरण होगा। बनारस की आंख खुलती है तो भारतेंदु पैदा होते हैं। तब अकेले से मुझे याद आया, व्योमेश जी, आप अक्सर जिक्र करते हैं कि अकेले आप काम कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम। चूँकि लेखनी और ये जो क्रिएटिव रचना की जो चीज़ें हैं वो अकेले ही संभव है। तो चूँकि आप रंगकर्मी भी हैं और अच्छा आप डायरेक्शन भी करते हैं, तो आप कैसे इस बात को कैसे साबित कर पाएँ या जस्टिफाई कर पाए, बताएं कि अकेले आप कर रहे हैं तो वो बड़ा काम नहीं है, अगर साथ है कोई
तो बड़ा काम है, कैसे? देखिए, मोटे तौर पर अगर कोई तकनीकी विभाजन किया जाए तो रचना का या कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, जी, रिपोर्टाज लिखने का काम जी, एकांतिक काम है और रंगकर्म जो है सामूहिक गतिविधि है। तो रंगकर्म में बहुत सारे लोग होंगे और साहित्य सृजन के समय आप अकेले होंगे, ऐसा है नहीं। जो साहित्य सृजन का जो एकांत है वो समूह की कमाई है। वो जो स्मृतियां हैं वो एकांतिक नहीं होती। मेरी स्मृति में जो आवाज़ें हैं वो आवाज़ें मैंने नहीं पैदा की हैं, वो आवाज़ें पंडित शांता प्रसाद के तबले ने पैदा की हैं, मेरी माँ के भाषणों ने पैदा की हैं, मंत्रोच्चार की ध्वनियों ने पैदा की हैं। तो वो तो समूह था ना, जो तमाम सारी ध्वनियों का ऑर्केस्ट्रा मेरी स्मृति में जाने के लिए तैयार कर रहा था। तो मैं जब उसको रिकॉल करता हूँ लिखते समय और उसको कागज़ पे उतारता हूँ तो मैं तो स्टेनो हुआ गणेश जी महाराज की तरह। क्या बात कह दी आपने। तो वो जो कलेक्टिव एफर्ट है वो इसी अर्थ में है। मेरा हाथ इस्तेमाल हो रहा है, मेरा टाइपराइटर इस्तेमाल हो रहा है, नए ज़माने में मोबाइल या मैकबुक इस्तेमाल हो रही है। वो करते तो बहुत सारे लोग ही हैं। और आप जान लीजिए ऐसे लोग अब हो रहे हैं न्यूक्लियस फैमिलीज़ और महानगरीय जीवन शैली के दबाव में जी, भरण पोषण और आजीविका के सवालों ने मनुष्य को मनुष्य से अलग किया है, अकेला बनाया है। और मैं ऐसे बहुत दानिशमंद रचनाकारों से मिलता हूँ जो वाकई अकेले पढ़ जाकर भी लेखन का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तब दो बातें कहूँगा कि जब वो अकेले हैं तो वो उतने अकेले नहीं हैं जितना वो खुद के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरे, अकेला अगर कोई है तो आप उसके साथ मिल जाइए ना, उसको 1 और 1 11 कर दीजिए ना। जी, हमारा ये भी काम है, हम साथ मिल करके अपना काम करें और दूसरे की कप्तानी में भी खेलें। दूसरे मेरी कप्तानी में खेलें जी, और हम दूसरे की कप्तानी में खेलें। क्या बहुत तो बहुत सारे कामों में हम नेतृत्व करेंगे, बहुत सारे कामों में हम साथ चलेंगे, ड्रिंक्स की ट्रॉली लेके आएंगे, 12वें खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन रहना साथ साथ। मुक्ति जो है वो अकेले में नहीं होगी। अरे क्या बात। खैर, ये एक नई धारा है और अगर कोई अकेलापन चाहता है या अकेला महसूस कर रहा है तो ये कोई मतलब उससे उपेक्षित होने की चीज नहीं है। मैं आपको इसी शहर की एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। सुनाइए, हम इस सुनने शहर बैठे हैं के बहुत फायर ब्रांड कवि हुए जी, सुदामा पांडे धूमिल। जी, बिल्कुल। धूमिल एक ऐसे कवि हैं 70 के दशक में जी, नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद सामने आए कवियों में से, जिन्होंने हिंदी कविता और हिंदी के गद्य को, हिंदी में सोचने के तरीके को बदल के रख दिया। और वो बनारस के थे, यहीं पास में उनका गांव है खेवली, जी, रामेश्वर, जहाँ लोटा भंटा का मेला लगता है। क्या बात है, ये पुरानी चीजों का जो अभी भी मशहूर है। हाँ, तो धूमिल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, बिल्कुल वाम कार्यकर्ता जैसे थे। और उनकी औपचारिक शिक्षा तो बहुत ज़्यादा नहीं थी जी, लेकिन उन्होंने अपने बजिद अध्यवसाय से कार्ल मार्क्स को, एंगल्स को और तमाम मार्क्सवादी दार्शनिकों को पढ़ रखा था। और मार्क्सवादी आलोचकों, विचारकों से उनकी दोस्ती भी काफ़ी थी। और वो लघु पत्रिकाओं में छप रहे थे। लघु पत्रिकाएं दोस्तों, आप समझ लीजिए हिंदी की वो लिटिल मैगजीन्स जिसे आमतौर पर सुधी साहित्यिक छापते हैं, उसका संपादन करते हैं, उसमें श्रेष्ठ रचनाएं छपती हैं और ज़्यादातर साहित्यकार या कवि यशः प्रार्थी नौजवान नवयुवतियाँ उसे पढ़ते हैं। तो उसका कैचमेंट एरिया जो है थोड़ा सा सीमित होता है। क्या लघु पत्रिकाएं जो हैं कम लोगों तक पहुंचती हैं, बेशक उनमें गहनता ज़्यादा होती है। बिल्कुल, वो आवाम तक आवाज़ पहुंचाने की कोई कोशिश है। हाँ, तो होता ये है कि जब आप वाकई बहुत अच्छी अर्थगर्भ और समय में टिकी रहने वाली कविता लघु पत्रिका में प्रकाशित करते हैं जी, तो वो बहुत लोगों तक पहुंचती नहीं है। साहित्य की ये लिमिट है।
कि वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा नहीं कि भारत जैसे अर्ध शिक्षित या शिक्षा की दिशा में अभी तक विकासमान देश में ही ऐसा होता है। यूरोप के जो देश शतशः शिक्षित हैं वहाँ भी ये मुश्किल आती है। तो धूमिल के साथ ये हुआ कि जब धूमिल का कैननाइजेशन हुआ बनारस में, नामवर सिंह जी थे यहाँ पर और तमाम सारे लोग थे धूमिल के आसपास जिन्होंने धूमिल को एक बहुत रेडिकल कवि की तरह पहचान लिया था। लेकिन तब भी धूमिल के कलेजे में कोई बात थी जो कि हर सच्चे कवि और लेखक के मन में होती है कि वो जिन लोगों की बात कर रहा है वो उसको नहीं पढ़ते। क्या बात? धूमिल इस खला से मरे जा रहे थे और तब धूमिल की दोस्ती बनारस में समाजवादी युवजन सभा, आज वाली समाजवादी युवजन सभा नहीं जी, सन 60 और 70 वाली समाजवादी युवजन सभा, लोहिया जयप्रकाश नारायण और राजनारायण वाली समाजवादी युवजन सभा, उसके कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए, उसके काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिट के संपर्क में आए और उन लोगों ने धूमिल की कविता को, जो मुख्य धारा का उस समय का सबसे बड़ा अखबार था दोस्तों, जो बनारस से प्रकाशित होता था, अब भी होता है, अब बेशक उसका कद उतना बड़ा नहीं रहा जी, आज अखबार, तो आज अखबार के साप्ताहिक परिशिष्ट में रविवार को धूमिल की कविता छपी। छपवाई किसने? धूमिल ने खुद नहीं, समाजवादी युवजन सभा के उन्हीं लड़ाकों ने, जो पढ़ते भी थे, कविता भी लिखते थे और कविता जैसा जीवन भी जीते थे। एक अहर्निश सामूहिकता में लगे हुए लोग थे। वही धूमिल जो संसद से सड़क तक जो लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, बिल्कुल, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। क्या बात। और क्या आज़ादी तीन थके हुए रंगों का नाम है, जिसे एक पहिया ढोता है या इसका कुछ मतलब भी होता है। क्या बात। तमाम कविताएं हैं, धूमिल की कविताएं लोकतंत्र का मंत्र है। बिल्कुल। तो वो कविता जब आज अखबार में छपी जी, तो धूमिल रोज खेवली से ITI नाटी इमली में नौकरी करने आते थे। तो खेवली से जब वो निकले तो रामेश्वर के एक दूधे ने, बल्टे में दूध लेके साइकिल पर बांध के चलने वाले दूधे ने जब कहा कि अरे तोहार कविता हम पढ़ ले रही आज अखबार में, तोहार फोटो छपल रहल गुरु, तो धूमिल को जो सेटिस्फैक्शन मिला, देखिए आप 100 लोग सुनते हैं, बिल्कुल, और आपको 10 लाख लोग सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि वो 100 लोग कैसे क्रांति की बात कमरे में बैठ के करना आसान है और पंचर की दुकान में हड़ताल कराना मुश्किल है। क्या आपके कहने में कितने लोग हैं? बिल्कुल। कौन आपके कहने से पढ़ाई छोड़ेगा? असहयोग आंदोलन में गांधी ने आह्वान किया पढ़ाई छोड़ दो, लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। गांधी ने कहा नौकरी छोड़ दो, लोगों ने नौकरी छोड़ दी। है कोई गांधी आपके पास? दिखाओ। हाँ, बिल्कुल, दूसरा गांधी कोई पैदा तो हो। हाँ, गांधी जितना विपुल लेखन करने वाला लेखक ही पैदा हो जाए, छोड़िए अब 30 साल जेल कौन रहेगा इस समय में कोई नहीं रह पाएगा। सही बात है, वो तो पैदा नहीं होगा दोबारा वो वैसा व्यक्ति। बिल्कुल। तो फिर धूमिल की जो प्रतिष्ठा बनारस में हुई उस प्रकाशन के बाद से जी, धूमिल एक रॉक स्टार की तरह, और हम लोग आज यूनिवर्सल बुक एजेंसी में बैठे हुए हैं जी, ये एक ऐतिहासिक जगह है। इसके ठीक सामने वाली पट्टी पर दी रेस्तरां में वो धूमिल की बैठने की जगह थी, सारे उत्तर भारत के बुद्धिजीवियों की। तो दी रेस्तरां से लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय तक धूमिल की एक इज्जत बन गई। धूमिल खूब लंबी तावदार मूछें रखते थे और आर्ट्स फैकल्टी में उनका कविता पाठ था जी, छात्रों ने रखवाया था जी। तो धूमिल कविता पढ़ने गए तो लड़के बहुत शोर मचा रहे थे, यूजी के लड़के थे, बिल्कुल ऐसे ही मस्त चूंकि रॉकेट स्टार हो चुके थे। तो वो जो शोर था उसमें कुछ बेअदबी भी थी, उस कोलाहल में एक तरह की बेअदबी भी अपना काम कर रही थी। तो लड़के शोर मचा रहे थे, लड़कों ने एक बार हू का शोर मचाया तो धूमिल ने अपनी मोछों पर ताव दिया, फिर लड़कों ने वैसे ही शोर मचाया तो धूमिल इधर से ऐसे किए, फिर लड़कों ने शोर मचाया। क्या एक्शन है, बढ़िया। तिबारा धूमिल ने कहा चुप, और फिर कविता पढ़ी अपनी। क्या बात है। और वो समूह जो धूमिल के पीछे चलता था उसमें पहलवान थे जी, उसमें खिलाड़ी थे, उसमें छात्र राजनीति से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स थे,
उसमें गायक थे। अच्छा। हाँ, और सिर्फ क्लासिकल गायक नहीं, बिरहा विरहा वाले सब। अच्छा, सारे वर्ग थे। हाँ, मैं आपको बता दूं, साहित्य की ऐसी समानांतर सत्ता थी धूमिल, जिसके सामने किसी राजनेता का सीधे मुंह खड़ा होने का साहस नहीं था। क्या बात है। कवि और हो तो इस बात को संभव बनाया उनकी कविता ने नहीं, उनकी कविता के सचेत लोकतांत्रिक विस्तार ने। अगर वो अपने प्रियजनों के बीच में बैठ करके क्रांति की बातें करते रह गए होते तो कुछ न हुआ होता। दुखद ये है कि धूमिल को ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन लखनऊ में हुआ, और वो डॉक्टर जो स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर एक चीज़ होती है कि 10 में से 1 केस गलत होता है, तो वो डॉक्टर जो 100 ऑपरेशन में 1 गलत करता था, उससे गलती हुई धूमिल के ऑपरेशन में, और हम लोग धूमिल को बचा नहीं पाए। हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी त्रासदियों में से एक है धूमिल को ब्रेन ट्यूमर, जिसका सर्जरी के जरिए 70 के दशक में भी इलाज था, न बचा पाना। और धूमिल नहीं बचे। अगर आज धूमिल होते तो हिंदी साहित्य का जैसा भी जो रूप है वो अभी से कुछ बदला हुआ होता। धूमिल से प्रभावित होकर क्या, मतलब उसी दौर में वो आया बनारस, भूखी पीढ़ी वाला बड़ा कवि एलन गिन्सबर्ग, और धूमिल के आसपास एक खास तरह का आंदोलन मोह भंग का, जो आज़ादी के 3 दशक बीते थे, जी। उनसे सत्ता ने जो डिलीवरी नहीं की थी, जी। सत्ता जो नहीं पहुंच पाई थी, उससे जो लोगों का मोह टूटा था, वो धूमिल के, हाँ, वो धूमिल के नैरेटिव के आसपास उन्होंने अपने आशियाने बना लिए। क्या हुआ? तो काशीनाथ सिंह ने कहानियां लिखी, रिपोर्टाज लिखे। धूमिल का बहुत असर है काशीनाथ सिंह पर। काशीनाथ सिंह न होते अगर धूमिल न होते, के सानिध्य न आए। हाँ, धूमिल से दोस्ती न होती। वो दोनों बहुत जय बीरू जैसे दोस्त थे। हाँ, क्या बात, बहुत बड़ी बात कह गए। ये अपने आप में ये जो समय चल रहा है, ये भी अब एक स्वर्णिम इतिहास। उसमें देखिए कुछ एजेंसीज थी जो ऐसा काम करती आई हैं। अच्छा, पर उनको भी जानना जरूरी है। जैसे विश्वविद्यालयों में साहित्य के विभाग जो थे, उसमें पढ़ाने वाले लोग, उसमें पढ़ने वाले छात्र, प्रकाशन की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, वहाँ से सीधे किताबें खरीदने वाले जो लोग थे, वही तो पाठक थे, वही श्रोता थे, वही दर्शक थे। और लेखक संगठन, जो वाम लेखक संगठन थे, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और बाद में जन संस्कृति मंच, इनका काम मोटे तौर पर, इलाहाबाद में परिमल था, बनारस में नागरी प्रचारणी सभा थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन था, इनका काम था जन साधारण को साहित्य से जोड़ना। लेकिन ये सारी एजेंसीज जो हैं, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करप्ट हो गई। इन्होंने करप्ट इस अर्थ में हो गई कि इन्होंने अपने काम को पहचानना बंद कर दिया। बिल्कुल। अपने दायित्वों से विमुख हो गई। बिल्कुल। तो कवि से उसका समाज दूर चला गया। और टेक्नोलॉजी जब आई तब एक नई तरह की कविता लेके आई। वो उसने प्रस्तावित किया कि आपका कवि कुमार विश्वास है। तो मैं मतलब नाम लेके खैर उनका कद छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़बान का काम किसी एक कवि से नहीं चलता। बिल्कुल। उसमें बहुत वैविध्य, बहुत विस्तार है, और हमको अनगिनती फूलों की जरूरत है क्या अपने बागीचे को सजाने के लिए। क्या बहुत, हमने तो गुलदस्ता शब्द छोटा बोला, आपने बागीचा बोला, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वो एक शेर है ना गालिब का कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुना है अगले जमाने में एक मीर भी था। बिल्कुल। चूंकि अब बात हम लोग कवि की कर रहे हैं, तो आपके भीतर जो लेखक है, तो उस लेखक ने जो किताब लिखी उस पे हम आते हैं। कहीं लिखा है कि बनारस में तो 7 वार और 9 त्यौहार, ये कैसे संभव है? अरे अब देखिए, पूरा देश अभी परसों विजयादशमी मना रहा था। बनारस विजयादशमी तो मना ही रहा था, कल उसने भरत मिलाप भी मनाया। अब भरत मिलाप मनाने की परंपरा बनारस के अलावा कौन से शहर में है, आप बताइए। बिल्कुल। दीपावली तो सुना ठीक है भाई, दीपावली हर जगह होती है, लेकिन दीपावली के बाद फिर एक देव दीपावली भी होती है महीने भर बाद, मतलब 15 दिन बाद, अमावस्या के बाद अगली पूर्णिमा को।
हर त्योहार के पीछे एक दूसरा त्योहार उसका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। ये जो उत्सव प्रियता है, ये जो उत्सव व्यसनी मन है, उसने ये सब सुंदर सुंदर कल्पनाएं की हैं। जाहिर है कि विद्या के आश्रय से, परंपरा के आश्रय से जी। बैठे बैठे घर में कल्पना नहीं की है। बिल्कुल, ये भी एक सामूहिक कल्पना है। त्योहार जो है सामूहिकता की कविताएं हैं। क्या बात है, त्योहार एक सामूहिकता की कविता है। बहुत सुंदर बात कही। और कहीं कहीं आप, चूंकि आप कवि भी हैं, तो आप लिखते हैं खूब मन लगा के शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर बनारस आ जाओ। ये कैसे, ये कवि कैसे सोच पाता नहीं, है? बच्चे पैदा करो आपकी कविता होगी। अच्छा। मैंने शादी की बात कही। मेरा इस बात पे यकीन है कि बच्चे न पैदा करो, दाम्पत्य को पहले आनंद क्योंकि मैंने लें। बच्चे पैदा करो इसलिए बोला। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही विनोद में एक मित्र को, जैसे पहले फोन पर बुजुर्ग लोग सलाह देते थे जी। कि खूब मन लगा के पढ़ाई करो, तो मित्र की शादी थी और मैं उस शादी में संयोग से शामिल नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो मैंने उससे कहा, मेरे मुंह से निकल गया कि यार खूब मन लगा के, इतना होने के बाद फिर मुझे कहना पड़ा कि शादी करो। करे। तो फिर मुझे लगा कि हम लोग हंसने लगे। बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि ये तो एक इस पे इस तरह से शुरू करके कविताएं कही जा जा सकती है। क्योंकि बात यहाँ तक आ पहुँची है कविता की, तो अगर हम बनारस में बैठे हैं तो कबीर छूटे नहीं हमसे। क्योंकि शुरुआत में ही आपने बोला है कबीर का ताना बाना। तो अगर आज कबीर होते तो शायद जिस प्रकार वो कहते हैं कि जो लुहाठी लिए हाथ जो उनके दोहे हैं, और जिस प्रकार वो जात पात का विरोध करते हैं, कबीर घर आपनो गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास। तो चूंकि आज अगर कबीर होते तो क्या आज भी कबीर की इतनी सहमति होती? कबीर आज पूरी स्वेच्छा से बोल पाते? ये अद्भुत सवाल है जी। अगर कबीर आज भारत में होते जी। तो उनकी मॉब लिंचिंग हो गई होती, और कबीर अगर आज पाकिस्तान में होते जी। तो ईश निंदन के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिए गए होते। कबीर की जगह नहीं है। कबीर को बर्दाश्त करने वाला समाज हमारे पास नहीं है। बहुत दुख है इस बात का मुझे। कबीर जैसे क्रांतिकारी कवि का नाम लेना आसान है, बिल्कुल। कबीर पर संगोष्ठियां कर लेना, कविताएं लिख लेना, उन पे शोध प्रबंध जमा कर लेना, बिल्कुल। लेकिन कबीर की उपस्थिति को सह सकना, बिल्कुल। वो जो है, जो समाज की सहिष्णुता का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है, उसमें तो मुझे ऐसा शक है, मेरी आशंका कुछ ऐसी है कि हम तैयार नहीं हैं। हो सकता है समय लगे, धीरे धीरे तैयार हों, लेकिन मुश्किल आएगी। क्योंकि हमारे एक मित्र हैं उमेश कबीर, वो कबीर मठ से उनका ताल्लुक है, तो वो भी यही बात कहते हैं कि कबीर पे 10 किताबें पढ़कर एक थीसिस तैयार कर देना बड़ा आसान है, कबीर बनकर कबीर जीना ये सब कठिन है। ये शायद हमको करने अरे में... कबीर बनने की क्या बात है, मैं तो इसमें एक बात और जोड़ूंगा जी। कि कबीर अगर आपके मजहब की निंदा कर रहे हैं जी, आपके लोकाचार को, आपके अनुष्ठानों को, आपके धर्म को जी, कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जी, तो उसको ज्यों का त्यों सुन लेना और सह जाना, ये जो लोकतांत्रिक संस्कार है, जी, इसका जो डिटोरिएशन हुआ है भारतीय समाज में, मैं आपकी निंदा करूं कि भाई आपने काले रंग का दुपट्टा क्यों लिया है, बिल्कुल, तो ये मेरा अधिकार है और आपको इसे सहना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। बिल्कुल। तो इस बुनियादी लोकतांत्रिक कर्तव्य से हम लोग थोड़ा सा पीछे हटे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और इसमें किसका दोष दिया जाए? जी, ये तो कहीं ना कहीं दोष हम ही लोगों का है कि नहीं, दोष अगर आप खोजने चलेंगे तो दोष तो राजनीति का है। दोष है तो राजनीति का। बिल्कुल। हाँ, जो सार्त्र कहते थे द वर्ड इज टू मच विथ अस, जी, तो उसको बदल के कहा जाए तो द पॉलिटिक्स इज टू मच विथ अस। हमारा दिमाग जो है वो हमेशा जो है वो संसद वाले फॉर्मूले में काम करता है, एक स्तर पर, कि अल्पमत क्या है, बहुमत क्या है, कौन कम है, कौन हाशिए पर है, किसका वर्चस्व है। हम लोग वर्चस्व के मुहावरे को स्वीकार करने के अभ्यस्त हैं। जैसे जो माल बाजार में बिक रहा है हम उसको खरीदेंगे ज़रूर, क्योंकि डिमांड, क्योंकि वर्चस्व है, उसकी मांग ने
उस माल के लिए एक वर्चस्व पैदा कर दिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो बहुत डोमिनेट कर रहा है समाज में, बहुत जोर से डपटती हुई आवाज में जीवन के भरपूर ड्रामा के साथ अपनी बात कह रहा है, उसकी बात सब लोग सुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर कोई फुसफुसाते हुए, मध्यम कोमल कांपते हुए स्वर में अपनी बात कहे, वो कितना भी बड़ा सत्य हो, उसको नहीं सुन पाएगा ये समाज। बिल्कुल। क्योंकि एक नक्कार खाना है, राजनीति ने एक नक्कार खाना, नक्कार खाना मतलब एक ऐसा कमरा, एक ऐसा स्टूडियो जिसमें बहुत से लोग नगाड़ा बजा रहे हो, उसमें तूती अगर बहुत मीठा मीठा बोलेगी तो सुनाई नहीं देगा। नहीं देगा। बिल्कुल। क्योंकि बात यहाँ तक आ पहुँची तो कबीर का जो कबीर मठ है उसी दीवार है, अगर उस दीवार की ओर झांकेंगे तो संगीत का जो घराना है, तबला, हारमोनियम जैसे गायकी, तान, सुर लेती है, तो कहीं आप बीच में हमारी मुलाकात किताब के जरिए किशन महाराज से होती है। ये कैसे संभव है किशन महाराज से आपका, चूँकि आप एक रंगकर्मी भी रहे हैं, ये कैसे ताल्लुक? मैं मतलब अपने नाना वाले परिवार से कई पीढ़ियों से तबले से जुड़ा हुआ हूँ, तबला बजाता हूँ। तो तबला बजाने का जो अभ्यास था और तबले के लिए जो शौक़ था, उसमें बचपन से ही ये पता था कि किशन महाराज तबले के आसमान के सूरज हैं। तो उनसे मिलने की, उनको सुनने की बहुत दिलचस्पी थी। मैंने बहुत गहराई से, बहुत शिद्दत से उनको सुना है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके कुछ करीब भी रहा हूँ। मैंने उनके कुछ इंटरव्यू किए हैं, अभी भी मैं उनके ऊपर एक किताब एडिट कर रहा हूँ। तो मतलब ये उनका जन्मशती वर्ष है। जन्मशती वर्ष तो नहीं है, 3 सितंबर को उनकी जन्मशती पूरी हो गई है। ये अगर होते तो 101 साल के हो गए होते। तो एक किताब उनके शिष्यों, उनके परिवारीजनों के अनुभवों से और जो उनके पुराने प्रकाशित इंटरव्यूज़ हैं उनसे एक मैं बना रहा हूँ। तो किशन महाराज से ऐसे जुड़ाव हुआ क्योंकि तबले से जुड़ाव था। किशन महाराज बहुत बनारसी तबीयत के तो महापुरुष आप भी थे। तबला बजाते? हाँ, बजाता। क्या बात है, बहुत खूब। तो मैं तो कविता में भी तबला बजाता। क्या कहने। तो चूंकि हम लोग आप क्या इसे गद्दी की किताब समझते हैं? ये तो तबले की किताब है। वाकई ये अपने आप में थाक है, ये अपने आप में राग है। और नहीं, ये मजाक, ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो सवाल जवाब है ना, बिल्कुल, ये जो प्रत्युत्पन्न मतित्व है, अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भर लेने दीजिए मुझे। जो फट से जवाब देने की आदत है, ये संगीत का ही असर है। और ये जो विकलता है, ये भी संगीत से ही आई है। मेरा पूरा थिएटर का जो काम है उसका लॉजिक म्यूजिक है। दरअसल मैं लिखता भी वैसी ही चीज़ें हूँ। लिखना भी मेरे लिए मतलब संगीत का कंपनसेशन है, संगीत न कर पाने का। मतलब अगर मैं गायक होता या पूर्णकालिक तबला वादक होता तो जाहिर है कि मैं न लिखता, क्योंकि तब मैं अपने आप को पूरा का पूरा संगीत के जरिए व्यक्त कर लेता। संगीत बड़ा टोटल एक्सप्रेशन है, बहुत संपूर्ण किस्म की अभिव्यक्ति। और ये कहने के लिए मुझे माफ़ किया जाए, लिटरेचर उतना संपूर्ण नहीं है। लिटरेचर हमेशा कुछ कह के कुछ के बचे रह जाने की विडंबना का नाम है। संगीत जो है अपने आप को पूरा निचोड़ के, मतलब जैसे ना हर बार एक डेड एंड तक पहुंचता है। अच्छा संगीत जो है, अच्छा राग जब गाया जाता है पूरा का पूरा, तो वो हर बार उस मृत्यु होती है गाने वाले की और राग की, और फिर हर बार वो जीवित होता है। लिटरेचर जो है उस अर्थ में पूरा का पूरा मरता नहीं, वो बचा रहता है। लिटरेचर की खूबसूरती है बचा रहना, और संगीत की खूबसूरती है मर के पुनर्जीवित होना, फिनिक्स की तरह से अपनी राख में से जिंदा हो जाना। क्योंकि अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक हमारे मित्र में उमेश पंत, वो यात्राकार हैं, तो हम लोग भारतेंदु जी के घर में गए। इस गद्य के माध्यम से जब हम भारतेंदु जी के बैठे थे, चूँकि भैया परिचय है उनसे, तो मैं दीपेश जी, तो मैं बैठा हुआ था, तो उनके कुर्सी पे उनकी फ़ोटो सामने थी। तो मैं ये किताब के माध्यम से सोचने लगा कि क्या भारतेंदु जी कहाँ इस ओर बैठा करते होंगे या इस ओर बैठा करते होंगे। तो भारतेंदु और एक ऐसे कवि जो बहुत बड़ी पुनर्जागरण लाए अपने उस युग का जाना माना नाम, तो इस पे कुछ प्रकाश डालें भारतेंदु जी पर।
भारतेंदु अव्वल तो जिस बैठके में आप बैठे थे जी, वो उनके बैठने की जगह नहीं थी। वो एक मंजिल ऊपर जहाँ ठाकुर जी हैं जी, वहाँ पे उनके पिताजी और स्वयं भारतेंदु और बाहर वाले बरामदे पर, जी, जो गली की ओर का बरामदा है वहाँ बैठते थे भारतेंदु, जी, अगर घर में होते थे। जी, और भारतेंदु के आमोद गृह, जहाँ पे भारतेंदु आमोद करते थे, घर में मर्यादा का बंधन होता है, क्योंकि ये जो भारतेंदु जिस कुल परंपरा से आते हैं जी, वहाँ पे ठाकुर जी का 4 बार भोग, आरती, हाँ, बिल्कुल, उनका बिल्कुल, पूजन का जो बिल्कुल, बिल्कुल। सब बंधन है, तो वहाँ पे एक अनिर्बंधता नहीं संभव है। तो उसके लिए भारतेंदु के पास बहुत से आमोद गृह थे, जहाँ पे उनका मंडल जुटता था, जिसमें लेखक थे, तवाइफें थीं, गौनहारिनें थीं, अभिनेता अभिनेत्रियाँ थे। अभिनेत्रियाँ तो खैर क्या रही होंगी उस समय में, अभिनय को तो बहुत वर्जित चीज़ माना जाता था। स्वयं भारतेंदु को भी बहुत वर्जित व्यक्ति माना गया है। अच्छा। और उन्हीं के परिवार के बहुत बुद्धिमान लोगों ने माना है, मतलब अपने बच्चों को ये सिखाया है कि इनके यहाँ मत जाना, ये अच्छे आदमी नहीं है। और डॉक्टर भगवान दास के परिवार को, जो भारतेंदु का खास रिश्तेदार परिवार है, वो ये कहे, हाँ हाँ, भारतेंदु वाकई अच्छे आदमी नहीं थे, क्योंकि कभी अच्छा आदमी होता नहीं है, उसके पास जाने से लोग बिगड़ जाते हैं। क्योंकि ये कह देना अपने आप में एक सवाल घूमेगा, जो पाठक समझेगा कभी अच्छा आदमी नहीं है। मतलब उस अर्थ में आज उसको ऐसे समझिए ना जी, कि जो 10 से 5 वाला डे टू डे जीवन है, जी, उसको लांघने का, उसका उल्लंघन करने का जो विचार है कवि के पास, वो जो है उसकी कविता में ही कई ऐसे बिंब होते हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप 10 से 5 की नौकरी करेंगे और 365 दिन भरण पोषण में लगे रहेंगे, तो ये बिंब कभी आपके जहन में आएगा ही नहीं। अगर आप में भूखा रह जाने का और आत्महत्या कर लेने का रिस्क नहीं उठाया है, तो ये इमेजरी आपकी कविता में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या हुआ? तो कवि एक स्तर पे बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है, जिसे अभिव्यक्ति का खतरा उठाना कहा है मुक्ति बोध ने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो है, तो वो भलेपन की जो मोटी मोटा परिभाषा है उसमें नहीं आता कवि जो है, जो भला आदमी होने की जो दुनियादार परिभाषा है, और उसके बाहर तो भला आदमी होता ही है, इसमें क्या शक है। एक अलग तरह की भलाई है वो। क्योंकि हम लोग एक तरह की मेटा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, कवि होना भी अच्छी बात है, समाज की अगुवाई करना भी ज़रूरी है, जैसे कि भैया ने बताया। तो चूँकि जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम चौक पे आ जाते हैं। तो जो कि आपने बताया कि एक तरफ मोक्ष का द्वार जा रहा है, एक तरफ दर्शन जा रहा है, एक तरफ व्यापार जा रहा है, एक तरफ इधर दाल मंडी जा रहा है। तो चूँकि दाल मंडी में हम घुसते हैं तो वो तबला सुनते हैं और फिर कहीं कहीं शहनाई सुनते हैं। तो शहनाई की बात हुई तो बिस्मिल्लाह खां पीछे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हस्ताक्षर है शहनाई की दुनिया में। तो उनसे कुछ संवाद बताएं आप। मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इसके कि आज जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, इसके ठीक पहले कल की शाम जो है जी, मैंने 2 घंटा जम के शहनाई सुनी है। हाँ, क्या बात। हिंदी की प्राचीनतम संस्था नागरी पचानी सभा के अहाते में महाराज बनारस आए थे, तो उनके स्वागतार्थ हम ही लोगों ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार के जो लोग बचे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को आमंत्रित किया था शहनाई वादन के लिए। और मतलब कलाकार भी तो चालाक होते हैं, तो उनको लगता है कि अगर कोई साधारण क्लाइंट है तो कुछ भी बजा के निकल जाए। हम लोग भी ऐसा करते हैं, जहाँ देखते हैं कि ऑडियंस ऐसी ही है तो वहाँ ऐसे ही करके निकल जाए। लेकिन कहीं कहीं ऑडियंस फंसाने वाली होती है, तो मेरे ख्याल है कि मेरे दर्शक भी फंसाएंगे हम लोगों को। तो वो हम लोग फंसाने वाले श्रोता बन गए उनके लिए, और हम लोगों ने बाकायदा फरमाइश करके बहुत सारी चीज़ें उनसे सुनी। क्या बात। और शहनाई सांस का बाजा है, तो उसमें हर बार म्यूजिकल नोट सही लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फूंक आगे पीछे भी हो सकती है, सांस कम अधिक भी ली जा सकती है। तो एक नोट भी अगर गलत हो रहा था
जो गुस्ताखी मुआफ हो, बिस्मिल्लाह खां से भी गलत होता था। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बिना गलती के सही हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, संभव। तो अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली सुने जी, तो एक आधे घंटे के लूप में बिस्मिल्लाह खां साहब 15 बार गलतियां करते हैं। मतलब एक नोट जो है वो थोड़ा सा सरक के फिर सही जगह आ जाता है। गलती का यही मतलब है। हमारी क्या औकात है मक्खी की पहाड़ में गलतियां निकालेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एज ए श्रोता, तो अगर गलती हो रही है तो लाइव जो दर्शक श्रोता है उसके रिफ्लेक्सेस से कलाकार को पता लग जाता है कि वो हमारी गलती को पहचान ले रहा है कि नहीं। और संगीत में मजा ये है कि ज्यादातर लोग उस गलती को नहीं पहचान पाते और वो गलती के ही समय कहते हैं वाह हुजूर वाह वाह वाह। तब कलाकार समझ जाता है कि उसको कहना है अरे हुजूर वाताज बोलिए। तो कहाँ पर बाजार है और कहाँ पे धाकड़ श्रोता बैठा हुआ है, इसकी तमीज कलाकार के पास होती है। क्या बात। तो कल हम लोगों ने फंसा के शहनाई के लोगों को, अच्छा देखिए कलाकार को, प्रदर्शनकारी कलाओं में लगे हुए तमाम लोगों को, कवियों को, लेखकों को, फिल्मकारों को अगर हम जनता चैलेंज नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाँ, अगर तानसेन को कानसेन चैलेंज नहीं करेगा, तुम सुनाओ, सुनाना तुम्हारी साधना है और सुनना मेरी साधना है, लेकिन सुनने की साधना में मैं तुम्हारी सुनाने की साधना को पार कर जाऊंगा, तुमसे आगे निकल जाऊंगा। तुम लिखोगे 2, मैं उसका मतलब लगाऊंगा 4, पढ़ के मैं तुमको तुमसे ज्यादा जान लूंगा। ऐसा धाकड़ पाठक चाहिए ना। क्या बात। बनारस ऐसे ही धाकड़ नहीं था दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल ना, बनारस अपने सुनने वालों से, अपने देखने वालों से, अपने साहित्य पढ़ने वालों से, अपने वाह वाह समय पर कहने वालों से धाकड़ था। वो खत्म हो गए हैं। कलाकारों को दोष मत दीजिए। साल भर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, पंडित किशन महाराज और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल पैदा हो जाएंगे। वो समय लाके तो दीजिए। उस समय जो लोग थे, जो मिलियू था, जिस समय ने पैदा किया इन लोगों को, धूमिल की सोहबत तो आप देखिए। काशीनाथ सिंह है बगल में, बिल्कुल, तो SYS के लड़ाके हैं। अभी एक बार पुलिस का हूटर बज जाए तो नौजवान हमारा, माफ करिएगा दोस्तों, भाग जाएगा सड़क से। अभी प्रोटेस्ट करना हो, चौराहे पर जाम लगाना हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। नहीं होगी। तो इतनी रत्ती भर हिम्मत से तुम कविता पढ़ने चले हो। कविता पढ़ना कोई हिम्मत की बात नहीं है। तो दुष्यंत का एक शेर है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो थोड़ा हिम्मत पैदा करिए अगर कविता पढ़नी है। क्या खूब। तो चूंकि दुष्यंत की बात, धूमिल की बात आप कर रहे, तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब दाल मंडी से निकल जाए तो हम प्रेमचंद के पास चलते हैं। क्योंकि प्रेमचंद, जिसका एक कहानी का जिक्र भी किताब में है, पंच परमेश्वर को पंच भगवान किया गया, तो पंच भगवान को पंच परमेश्वर किया गया। तो ये प्रेमचंद का क्या है मतलब? चूंकि राम कटोरा में भी आप बताते हैं रहे, लेकिन उनका गांव लम्ही है, तो ये कैसे पाठक कंफ्यूज? प्रेमचंद एक ऐसे देहाती नागरिक हैं जी जो बीच बीच में शहर में रहता है। अच्छा। और उनकी रचनात्मकता भी यही है। एक देहाती मन जो शहर की चुनौतियां, शहरी जीवन मूल्यों को बहुत सतर्कता से, बहुत सावधानी से, बहुत आत्मीयता से स्वीकार करता है, लेकिन है वो मन देहात का बना हुआ। इसीलिए प्रेमचंद की रचनात्मकता जो है वो किसान जीवन का महाकाव्य रचती है। क्या बात। और एक जो चश्मा है उनके पास, वो कृषक सभ्यता का चश्मा है, जिससे वो पूरी दुनिया को देखते हैं, महाजनी सभ्यता को देखते हैं, श्रम के साथ पूंजी के संबंध को देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं, मार्क्सवाद को देखते हैं। और सब पर एक मतलब प्रेमचंद के पास एक ऐसी भाषा है दोस्तों कि नौजवान लोगों को, आज की तारीख में कविता लिखने की प्रैक्टिस करने वालों को मेरी बिन मांगी नसीहत है, इस्लाह तो आउट ऑफ फैशन है जी, कि प्रेमचंद से सरलता सीखिए। सबसे दुनिया का कठिन काम है सरल होना। सबसे कठिन काम है एक सीधा सादा सरल वाक्य लिख पाना। वो सीखने के लिए उस्ताद हैं प्रेमचंद। और उस्ताद क्या, अगर कोई भगवान है
तो वो प्रेमचंद है। क्योंकि प्रेमचंद जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो निर्मला है, और चूँकि किताब में आपने लिखा है कि वही निर्मला लिखा करते थे, और तो फिर अब जब हम उसी कड़ी में, साहित्य की कड़ी में आए हैं, तो रामचंद्र शुक्ल की जो अभी गुरुधाम में लाइब्रेरी जो शायद सांस ले रही होगी, और नागरी प्रचारणी सभा जो धीरे धीरे सांस ले रही है, तो चूँकि अब उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या लिया भी जा रहा हो तो किस प्रकार से लिया जाए, इस पे कुछ आपके क्या विचार हैं? देखिए, नागरी प्रचारणी सभा में तो चूंकि मैं ही चुन के आ गया हूँ तो मैं उसे लेकर के आपको और सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि 365 दिन बाद आप सभा में आइए और देख लीजिए कि क्या फ़र्क है जी। एक तो अभी आ जाइए इलाज के पहले, और एक फिर इलाज के बाद। जैसे क्योंकि मैं गया डॉक्टरों का विज्ञापन छपता है अखबारों में, वैसे है। बिल्कुल। तो आप आके देख लीजिएगा। मैं चैलेंज के साथ मतलब ये बात कहना चाहता हूँ, कहीं कोई कमी नहीं है। ओखल में सिर देने की बात है जी। तो फिर मुसल से डर नहीं लगता, तो सिर हम लोगों का ऑलरेडी वहाँ चला गया है, तो अब कोई डर नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। जो मुकदमेबाजी और चुनावी चकल्लस थी उसका दौर बीत चुका है प्रायः 90% 100 में से। जो 10% बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद अच्छे ही काम होने हैं, मतलब एक अंत होता है ना बुराई का, तो वो बुरा वाला युग जो निष्क्रियता का, निष्प्रयोजनीयता का, षड्यंत्रों का एक युग था, वो अपने आप ही पूरा हो गया है। क्या बात? अपनी उम्र मतलब नागरी प्रचारणी दिन के अच्छे दिन, नागरी प्रचारणी के। और एक बात जान लीजिए कि जो एक इकोसिस्टम बनता है ना शहर का या किसी भी व्यवस्था का, किसी योजना का, तो नागरी प्रचारणी सभा अगर सही से खड़ी हो गई, उसने एक स्वावलंबन अर्जित कर लिया, उसने एक लोकप्रियता, उसने एक नैतिक बढ़त ले ली अगर, तो उसके बाद आप पाएंगे कि उससे प्रतिकृत होने वाली बहुत सारी संस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। और पहली ऐसी संस्था होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल शोध संस्थान। क्योंकि मैं इस किताब की बहुत अच्छी लाइन है तो मैं पढ़ना चाहता हूँ ये किताब। ये भविष्य में होना था, नहीं होना था, अभी तो होना था। उनकी चोटों और अपने सीने के साथ लगातार और बेसबब आदमी होने की ऊब है, यानी आदमी पुनः अपने होने से ऊब गया। इसका मतलब ये आदमी होने की ऊब जो है जी, ये बहुत पुराना फ्रेज है मेरे ख्याल से। एक आदमी अपने होने से ऊब गया, ये नेरुदा की काव्य पंक्ति है, तो मैंने उसी को इस्तेमाल किया है इस कविता में। अच्छा। ये भविष्य में होना था कि नहीं होना था, मतलब ये तो भविष्य में ही होगा ना कि एक दिन हम नहीं होंगे, वर्तमान में तो हम हैं। ये 15-1 साल पहले लिखा गया मजमून है जी। तो इसमें एक तरह का युवकोचित खिलंदड़ापन है। अगर मुझे अभी लिखना हो तो या ये पंक्तियां नहीं लिखूंगा या इनको किसी और ढंग से लिखूंगा। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के आज जितनी बातचीत हुई, बनारस एक ऐसा शहर जो दुनिया को ठेंगे पे रखने वाला, और यहाँ पे जो बात कह गई, बड़े बड़े लोग आए, बहुत से मूर्धन्य कवि, रचनाकार, साहित्यकार, संगीतकार आए गए और अभी भी आते रहेंगे। तो इस शहर में अपने आप में जो ताकत है, ये जो पारस है, ये जो पैदा करने की ताकत है, जो बोलने की ताकत है, मुझे लगता है ये इस शहर में है। अगर मैं ज़्यादा अतिशयोक्ति ना बोल रहा हूँ तो आप बताएं। नहीं है, क्यों नहीं, बिल्कुल है। मैं आपसे चाहता हूँ शहर की मिट्टी में कुछ है। बिल्कुल। आप कुछ कविता, अगर आपका जो मन है तो कुछ सुनाएं कुछ, जहाँ से आपको याद आ रही हो। मुझे अपनी कविता सुनाने की बजाय जो है कबीर की 2 पंक्तियां हैं जी, जो मेरे मन की हालत है इस समय। अच्छा। वही वो उन 2 पंक्तियों में है जी। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो शाहों के शाह। क्या, जिनको कछु ना चाहिए वो शाह। तो दोस्तों, कबीर, और जब मैं हमेशा कहता हूँ कि बनारस जब भी लिखा जाएगा तो गंगा और कबीर अलग नहीं हो सकता इससे, क्योंकि कबीर धुला हुआ, यहाँ मिला हुआ, ये ऐसी शख्सियत है जिसके शायद हम
साक्षी हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उसका कहाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें अपने ऊपर अपने अंदर आत्मनन करने की चाहिए। और चूँकि हम लोग की बातचीत समाप्त हो चुकी है तो हम लोग यहाँ अपने वाणी को विराम करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, आपको मालूम है आपको क्या करना है, हमें आपने झेला, भैया को सुना आपने, मुझे तो झेला होगा, भैया को सुना आपने। और ये बहुत बड़ी अपने आप में आज का इतिहास में हस्ताक्षर है कि हम साथ बैठे, और ये अपने आप में एक इतिहास गिना जाएगा यूनिवर्सल बुक कंपनी में। भैया हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप यहाँ आइए, किताबें खरीदिए। किताब का मूल्य है 220 रुपये और बड़ा सस्ता है, हार्ड ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी, जैसे भी हो आप भैया से साइन कॉपी भी ले सकते हैं। भैया बड़े मृदुल भाषी हैं और मेरे एक बुलावे पे आ गए, आपके 10 बुलावे पे क्यों ना आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो है